एक ही स्कूल है आपका जो बोर्डिंग स्कूल है, मतलब आप अकेले क्यों हैं, या कोई आपकी तरह क्यों नहीं सोचता? We take droppers and make them toppers. लोग सिलेक्टेड लेते हैं, हम रिजेक्टेड ले लेंगे। मौलाना ने मेरे सामने कहा कि शैतान और इसमें कोई फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल की उम्र में उस बच्चे को हमने लिया, 1 साल में उसको 5 क्लासें पढ़ाई। एक साल में? अच्छा। 6th में एडमिट किया। अच्छा। Now he has got PhD from JNU. He is among the toppers. He has got PhD in English recently. हेल्दी डाइट का, बैलेंस्ड डाइट का भरपूर ख्याल रखा गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम विद चैलेंज कहते हैं पेरेंट को कि आप बच्चे को लाइए, 1 महीने के बाद इसको वजन करना, अगर इसको 1 किलो 2 किलो नहीं बढ़ा होगा तो मैं जुर्माना दे दूंगा। कश्मीर लाइफ स्टूडियो में आपका खुशामदीद। चाक एंड टाक के एक और शुमारे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ मसूद हुसैन। ये जो सीरीज़ है चाक एंड टाक की, इट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द स्कूल एजुकेशन, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर। जो निजी इदारे हैं स्कूलों के हवाले से, उन पे बात हो रही है, उनकी खामियां खूबियां और उसकी गहराई और गहराई मापने की एक कोशिश है, जिसमें ये सीरीज़ कन्वर्सेशन का चल रहा है। और आज की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं मुश्ताक अहमद से। मुश्ताक अहमद जम्मू कश्मीर में वाहिद स्कूल प्रमोटर हैं। ये जिनका स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं रहते भी हैं। इनके 2 प्रेमिसेस हैं, तो चूंकि एक ही स्कूल है तो इनकी तजुर्बात और इनके जो मामलात हैं इस पर इनसे बात करेंगे। मुश्ताक साहब, आपका खुश आमदीद। शुक्रिया। आपका स्कूल जो है स्कॉलर स्कूल, ये यूजुअली तो इसका जहाँ तक मैं जानता हूँ ये श्रीनगर शहर के अंदरून में था, अपटाउन में, नटीपुरा एरिया में। तो क्या ये अब भी वही है या कहीं और आपकी परमिसेस शिफ्ट हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद साहब, ये 2001 में जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था तो नटीपुरा में एक बड़ी मशहूर बिल्डिंग है, उससे पहले RTO ऑफिस उसमें हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ करता था। तो वो बिल्डिंग हमने उस वक्त रेंट पे ली, तो उसमें हमने शुरू किया। चूंकि शुरुआत तो बिगनिंग थोड़े बच्चों से होती है, बिल्डिंग बड़ी थी तो 10-15 बच्चों से हमने शुरुआत कर ली। तो 10 साल तक हम उसी बिल्डिंग में रेंटेड ही रहे, 2001 से 2010 तक। लेकिन 2005 में जब ये पिकअप करने लगा तो हमने सूटेबल जगह, जैसे बोर्डिंग स्कूल के लिए होना चाहिए, दैट वाज नॉट सूटेबल, आइडियल एक्चुअली। तो फिर हमने शहर के मज़ाफ़ात में हारवन से ऊपर दारा के पहाड़ियों के बीच में एक ज़मीन का टुकड़ा आइडेंटिफाई किया और उसको बनाना शुरू किया। 2005 से 10 तक वो तैयार हो गया। तो 2010 में हमने बॉयज़ कैंपस वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। अच्छा। अभी नटीपुरा में गर्ल्स कैंपस है बोर्डिंग का, गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, और दारा में बॉयज़ का है, और नटीपुरा में इसके साथ लोकल बच्चे भी 200-300 आते हैं। तो ये कितने, मतलब ये 10th तक है या 12वीं? जी नहीं, 10th तक है अभी। अभी हमारे 18 बैच निकले हैं 10th के। अच्छा। तो 11-12 के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड होप दैट विद इन 1 or 2 years इट विल बी अप टू 10। नहीं, नॉर्मल क्या देखते हैं कि ये जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ये कश्मीर की अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर बोर्डिंग स्कूल सरकारी हिसाब किताब में ही चलते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, नॉट प्राइवेट सेक्टर। तो मतलब आप ले दे के पूरे कश्मीर में, जिसमें 10 ज़िले हैं, हज़ारों स्कूल है, एक ही स्कूल है आपका जो बोर्डिंग स्कूल है, मतलब आप अकेले क्यों हैं, या कोई आपकी तरह क्यों नहीं सोचता? ये एक बहुत बड़ी बात है। असल में बोर्डिंग स्कूल जो है एक बहुत टफ डिफिकल्ट टास्क है। आप जानते हैं कि आम स्कूलों में, जो नॉर्मल स्कूल में बच्चे 2-4 घंटे जाते हैं और वहाँ खाली तालीम होती है। तो लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल में आपको तालीम, तरबियत और परवरिश तीनों काम जिम्मे लेने होते हैं, और आप समझ सकते हैं 200 चूज़ों को पालना कितना मुश्किल है। तो जब 200-300-400 इंसान के बच्चे पालने हों जिम्मेदारी के साथ, ये कितना डिफिकल्ट टास्क है। इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए कोई जुर्रत नहीं कर पाता है। इसमें कोई सरफरोशी चाहिए जो अपना सब कुछ छोड़ के जिस तरह हमने किया कर सकते हैं, जो रात दिन डिवोट कर सके 24 घंटे 24/7 × 300। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बहुत बड़ा जो है हडल है लोगों के लिए।
फाइनेंस भी है एक, लेकिन फाइनेंसेस आ जाते हैं, ग्रेजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ये चैलेंज लेना, दूसरों के बच्चों की तालीम, तरबियत और परवरिश करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक चीज मुझे बता दीजिएगा, आपके मतलब कितने बच्चे आपके रेजिडेंशियल स्कूल में रिहाइश पजीर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारा जो हार्वन कैंपस है, बॉयज़ कैंपस है वहाँ पे, तो उसमें 200 प्लस बच्चे हैं। 250 की हमारी सीट कैपेसिटी है वहाँ। तो पीछे जो 19 से पहले हमारे पास 250 से भी ऊपर थे, पौने 300 थे। लेकिन 19 के बाद थोड़ा जो रिसेशन हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, कुछ घबराहट हुई, बाहर से भी हमारे बच्चे आए थे, यूपी से, लखनऊ से, मुंबई से, अच्छा तो वो वापस चले गए। अच्छा। तो उसकी वजह से अभी 200 प्लस है वहाँ पे। और जो नटीपुरा गर्ल्स हॉस्टल है उसमें ऑलमोस्ट टचिंग 100 है। इतनी कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त है, वो ऑलमोस्ट फुल है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हम जो कश्मीर एक मखसूस मिजाज, एक मखसूस कल्चर, एक मखसूस तहजीब है, इसकी अपनी शनाख्त है। नॉर्मली जो देखा गया है कि यूजुअली बच्चे पेरेंट्स अवॉइड करते हैं बच्चों को खुद से जुदा करना। सुबह स्कूल भेजते हैं, शाम को उनकी माँ इंतजार करती रहती हैं कि बच्चे आ जाएंगे तो कुछ खाएं, कुछ मतलब। लेकिन ये 300 बच्चों की आप बात कर रहे हैं, ये बच्चे फरिश्तों की औलादे बाहर से हैं, किस्सा क्या है? मैं इस पे मुझे बात याद आती है, जब मैंने शुरू किया ये 2000 में, तो मैं ये परेशानी में था, जज्बाता था मेरा कि एक ऐसा स्कूल, बोर्डिंग स्कूल शुरू करना है। तो उसमें एक, चूंकि एजुकेशन लाइन से था नहीं मैं, तो मैंने प्रोफेशनल हूँ, तो फिर एक उस्ताद हैं हमारे, मेरे उस्ताद भी रहे, रिटायर्ड थे वो हेडमास्टर, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ इसमें शामिल हो जाइए। तो मैं आपको बताऊंगा, उनको मैंने बोला कि बोर्डिंग स्कूल खोलना है, तो उन्होंने, रिटायर्ड टीचर थे, उन्होंने बोला मैं बोर्डिंग स्कूल क्या होता है, was not having the concept। मैंने कहा बोर्डिंग स्कूल का मतलब है जहां बच्चे हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनकी तरबियत करेंगे और पढ़ाएंगे भी। तो उसने बोला नहीं नहीं, आपका दिमाग खराब है, कौन कश्मीर में आपको अपने बच्चे दे देगा, आपका ये फ्लॉप होगा, मैं नहीं साथ रहना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल मैं उससे हौसला पस्त नहीं हुआ, मैंने शुरू किया अपने ही बच्चों से। आई वाज नोइंग कि गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एक तो जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जैसे कोई फौज में है, सीआरपीएफ में, ज्यादातर गांव में फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, तो वो बाहर ही रहते हैं। तो उनके बच्चों के पीछे वैसी देखभाल माएँ कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, बच्चे आवारा रहते हैं, उनको उतना देखभाल नहीं हो पाता है, गाइडेंस नहीं हो पाती है। एक तो वो मेरा टारगेट था। दूसरा ये कि अक्सर बच्चे जो है, अक्सर स्कूल जो यहाँ पे है, यहाँ ट्रेंड है कि सिलेक्टेड लेते हैं, बच्चों की काबिलियत देखते हैं ना। यहाँ तक हद है कि नर्सरी के बच्चे को इंटरव्यू करते हैं, माँ बाप को भी इंटरव्यू करते हैं और फिर लेते हैं कि ये इसका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, साउंड हो, फिजिकली, मेंटली, हर हाल से, यानी वो पहले ही काबिल हो। तो मैंने कहा जो रिजेक्टेड बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, नाटी होते हैं, कुछ उनमें जो है डिफेक्ट्स होते हैं, तो उनको कौन पढ़ाएगा फिर? तो बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं इससे। तो लेट अस टेक ए चैलेंज कि बच्चा गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह ने हर बच्चे को सलाहियत दी है। ये सिर्फ हम इस पे यकीन करते हैं कि माहौल पे डिपेंड करता है, उसको कैसा घर मिलेगा, माँ बाप मिलेंगे, तरबियत मिलेगी, स्कूल मिलेगा, सोसाइटी मिलेगी, वैसा वो बढ़ता है। वरना सलाहियत की कमी किसी में नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह कि उसका कोई बड़ा मेडिकल डिफेक्ट हो। तो लिहाजा हम ऐसे बच्चों को ले लेंगे। तो हमने शुरू में ही स्लोगन दिया कि वी टेक ड्रॉपर्स एंड मेक देम टॉपर्स। लोग सिलेक्टेड लेते हैं, हम रिजेक्टेड ले लेंगे। अच्छा। हाँ, जो आप रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने भी स्कूल उन दिनों ही शुरू किया, बड़ा अच्छा नामी ग्रामी स्कूल है। उन्होंने मुझे कहा कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा। कुछ दिन आपको कोई आ जाएंगे जब उनको आप पढ़ा ही नहीं पाएंगे। जिन बच्चों को प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल कुछ नाटी होते हैं, खराब होते हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे आप? 1-2 साल चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम 25वां साल सिल्वर जुबली मना रहे हैं और उन्हीं बच्चों को हमने टॉपर्स बना के दिखाया जो दूसरों के रिजेक्टेड होते हैं। तो ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहा कि हमने वो बच्चे लिए विद चैलेंज जो कहीं नहीं पढ़ते, हमारे पास लाइए आप। कल ही मैं एक बच्चे से मिला, वो जेएनयू से पीएचडी करके, अभी 8 दिन पहले उसको पीएचडी मिला। उस बच्चे की हिस्ट्री ये है कि पहले उसको प्राइवेट स्कूल वालों ने निकाल दिया कि ये नहीं पढ़ सकता है, सो नॉटी, सो हाइपर एक्टिव, नहीं पढ़ेगा। 4 साल जाया करके प्राइवेट सरकारी स्कूल वालों ने फेंक दिया, सवाल ही नहीं है। फिर दारुल उलूम में डाला, दारुल उलूम रहीमिया में 3 साल रहा वो। वहां कहते हैं 3 साल में बच्चा हिफ्ज करके निकलता है, उसने 3 साल में कायदा तक नहीं पढ़ा था। उसने कहा नहीं पढ़ेगा। मौलाना ने मेरे सामने कहा कि शैतान और इसमें कोई फर्क नहीं है,
अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल की उम्र में उस बच्चे को हमने लिया। 1 साल में उसको 5 क्लासें पढ़ाई। 1 साल में? 1 साल में। अच्छा। 6th में एडमिट किया। अच्छा। Now he has got PhD from JNU. He is among the toppers. He has got PhD in English recently. Lovely. And he is invited in seminars, in discussions, debates, everywhere, nationally. ऐसे हमने बहुत सारे कारनामे दिखाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ाए। ये जो रेजिडेंशियल होता है, एक तो हमें पता है कि हम जब स्कूल शुरू करते हैं तो स्कूल में असातिज़ा होते हैं, उस्तानियाँ होती हैं, वो केयर टेकर्स होते हैं, पियोन्स होते हैं, लेकिन जब आप रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, बोर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या ऐड होता है? और इसमें तो स्टाफ तो यही होता है मोस्टली, लेकिन आपको ज्यादा स्टाफ लगता है, स्किल्ड स्टाफ लगता है, पेशेंट स्टाफ होना चाहिए जो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हो। हमारे जैसे टीचर जो होता है, एक तो टीचर हो गया जो आपको नॉर्मल आवर्स में पढ़ाता है, उसके बाद जैसे बच्चे को घर में ट्यूशन के लिए भेजते हैं तो हमें उसको फॉलो अप कहते हैं। हॉस्टल में बच्चे को होमवर्क कराना है, असाइनमेंट कराना है, उसको मेमोराइजेशन कराना है, बाकी काम कराने, असाइनमेंट्स कराने हैं, प्रोजेक्ट्स कराने हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्कूल टीचर्स के बाद हमारे पास वार्डन्स का ग्रुप होता है जो हॉस्टल में बच्चों को रात के 11 बजे तक अपना उनका होमवर्क, असाइनमेंट, मेमोराइजेशन, लर्निंग, सब कुछ, नमाज, खाना पीना, उसकी देखभाल करते हैं और सुलाना रात को, फिर सुबह उठाना, उनको नहलाने के लिए ले जाना, सफाई चेक करना, बाकी चीज, और केयर टेकर्स उनके कपड़े धोते हैं, जो उनके कपड़े इस्त्री करते हैं, धोबी, लॉन्ड्री, हमें हर चीज, और मेडिकल एड, वो केयर, सफाई, सुबह शाम खिलाने पिलाने का, मेस स्टाफ आपका जो पकाने वाले हैं, 4 टाइम खाना खिलाना है बच्चों को, आपको सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, 4 बजे की चाय, रात का खाना, ये वक्त पे मिलना चाहिए 300-400 बच्चों को। ये स्टाफ हमें एक्स्ट्रा होता है। तो जो बच्चा आपके स्कूल में जाएगा उसका तो बड़ा एक्सपेंसिव एजुकेशन होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो तस्वुर तो ऐसा ही है। पहले यहाँ जो बोर्डिंग स्कूल जो था ये खाली अपर क्लास सोसाइटी में था कि बोर्डिंग में भेजते थे। कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, वो तो अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे। देहरादून, मसूरी वगैरह बड़े बड़े, या केरला में बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ लाखों में डोनेशन और 20-25 हज़ार रुपए का फीस महीना। तो ये कोई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का तो तस्वुर ही नहीं था। तो मेरा ये एम था कि हमें वही फैसिलिटी, वही अपब्रिंगिंग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देना है। तो 2001 में जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया, रेंटेड बिल्डिंग में किया, और 2000 रुपए फीस रखा हमने, टोटल 2000 रुपए, जिसमें 4 टाइम का खाना, उसका स्कूल फीस, फॉलो अप जो ट्यूशन फीस मैंने कहा, लॉन्ड्री, मेडिकल एड, उस वक्त हम स्टेशनरी भी बच्चे को अपने से ही देते थे 2000 रुपए पे, और इसको 2%, 3%, 4% हर साल बढ़ा के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का है कि 15% बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन हमने कभी 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाया कि ये लोअर मिडिल क्लास के लिए अनअफोर्डेबल ना हो जाए। तो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5% बढ़ा के 25 साल में 2001 से अब इस वक्त 2025 में ये 8500 रुपए है ये फीस, जिसमें 4 टाइम का खाना, स्कूल की तालीम, ट्यूशन, फॉलो अप, लॉन्ड्री, मेडिकल एड, सब कुछ मिलता है। लेकिन ये जो देखिए, ये इनपुट जो इंसानी जिस्म को है, आप तो दिमाग की एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो दिमाग की बात करते हैं, लेकिन खाना भी जरूरी है, बेशक, तो उसमें प्रोटीन भी जरूरी है जी, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है। तो आप ये इसका हिसाब किताब कैसे करते हैं? मेवे भी जरूरी है, तो 8500 में ऐसा हो तो हो पाता है क्या? जी, बेसिक जो है, मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, तो मेरा पहला तवज्जो इस पे रहा। जो अक्सर बोर्डिंग स्कूल फेल होते हैं, या यहाँ भी हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं, उनका बेसिक वजह यही था कि खाने पीने पे तवज्जो नहीं था, बच्चों की डेफिशिएंसीज हो जाती थी, वो उस तरह का खाना पीना। तो मैंने कैलोरीज कैलकुलेट करके बच्चे को ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेजेस, जो छोटे बचपन में उसको खाना चाहिए, प्रोटीन चाहिए जैसे आपने फरमाया, तो सफिशिएंट चाहिए ताकि वो हेल्दी बने। जब तक हेल्दी बॉडी ना हो तो हेल्दी माइंड तो हो ही नहीं सकता, वो तो हर कोई जानता है। तो उसमें हमने कैलकुलेट करके रखा है कि इसको कितना देना है। जैसे हम 4 टाइम का खाना देते हैं, सुबह नाश्ता देते हैं, नाश्ते में चना बहुत हैवी होता है, चने की कटोरी देते हैं, 2 राहत की रोटियां देते हैं, साथ में चाय देते हैं। दोपहर का खाना जितना बच्चा खाए, सब्जी, दाल और रोटी। शाम को 4 बजे की चाय और रोटी, और शाम को हफ्ते में अल्टरनेट, एक दिन बीच छोड़ के नॉन वेज। मंडे को हम चिकन देते हैं, फ्राइडे को चिकन देते हैं,
बुधवार को वेडनेसडे को पनीर या अंडा या और कुछ देते हैं। तो इस तरह प्रोटीन या हेल्दी डाइट का, बैलेंस्ड डाइट का भरपूर ख्याल रखा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम विद चैलेंज कहते हैं पेरेंट को कि आप बच्चे को लाइए, 1 महीने के बाद इसको वजन करना, अगर इसको 1 किलो 2 किलो नहीं बढ़ा होगा तो मैं जुर्माना दे दूंगा। कहीं आपका स्कूल सिर्फ मतलब वजन बढ़ाने का तो नहीं है ना, मतलब हाउ व्हाट रिजल्ट? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह असल में तो ये एक अट्रैक्शन, तो बच्चे को खाना पीना जब तक हेल्दी नहीं मिलेगा तो उसको दिल नहीं लगेगा। कभी कभी फिर भी शिकायत आती है, आई कांट से कि ये 100% परफेक्ट कोई हो नहीं सकता है, और आप बजा फरमा इतने फीस में कैसे मैनेज किया। तो मैंने कभी ये इनकम एक्सपेंडिचर नहीं देखा कि हमें नफा आ रहा है न नुकसान आ रहा है, लेकिन इस पे तवज्जो रखा कि नहीं, बच्चे को खाना अच्छा मिलना चाहिए ताकि उसका जिस्म सही रहे, सेहत सही रहे, उसके बाद वो अच्छा पढ़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम उसमें कामयाब रहे हैं। व्हाट इज योर है क्या, मतलब कितने बच्चे पास होते हैं, परसेंटेज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 100%। So have you ever हालांकि मैं तो भरोसा उस पर नहीं करता, मतलब I don't give too much importance to ranks, सही, but how many of them are rankers usually? Alhamdulillah, we have got positions up to 2nd position, 5th position, 10th position regularly, and almost 60% of students get distinctions. अच्छा 60%, अच्छा, yes, every year. तो आपके मतलब इंफ्रा की जब बात हम करते हैं तो आपके यहाँ इंफ्रा में क्या क्या है? क्योंकि बच्चों को खाना पीना सोना और पढ़ना ही नहीं है, उनको खेलना भी है। जी जी, तो उसके लिए क्या जी जी, असल में उसका भी पूरा इंतजाम है। एक तो डोरमेट्रीज हैं, बच्चों के कुशादा कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं उनके लिए। तो उसमें वो तकरीबन 18-20 बच्चे, बीच में हॉल खाली रहता है, उनके साथ टीचर वहीं रहता है। बच्चे तो अक्सर बचपन जैसा होता है, कमरे में भी बैठ के खेलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे पिल्लो फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं, कागजी बना वहाँ भी। लेकिन उसके साथ हमारा उसमें उनके साथ जिम के इक्विपमेंट्स रखे हैं, प्ले ग्राउंड है जहाँ पे वॉलीबॉल, बड़ा प्ले ग्राउंड कोशिश में है कि उससे बड़ा भी हो, लेकिन वो वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, उसमें साथ कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल भी कभी और बाहर क्रिकेट ग्राउंड में भी ले जाते हैं, क्रिकेट मैचेस भी होते रहते हैं। और उनके लिए जिम भी है, टेबल टेनिस है, जिम है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, हर चीज का ख्याल रखते हैं। उसके बगैर तो बच्चे का जी लगेगा नहीं, और जरूरी भी है फिजिकल एक्टिविटी, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। कभी वो स्विमिंग पूल की नहीं सोची? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह स्विमिंग पूल हमारे पास है। हमारे पास स्विमिंग पूल है। मेरे ख्याल में इतना बड़ा पूल किसी के पास यहाँ नहीं होगा। अच्छा। हमारा 70/30 स्विमिंग पूल है, और उसमें बच्चे तैराकी करते हैं, रेगुलरली शौक से करते हैं, कंपटीशंस होते हैं। आपने कोई रिपोर्ट आई थी, आपने उसको कमर्शियल भी करना चाहा? नहीं, असल में लोग बनाते हैं ऐसी बात। देखिए हमारे 25 साल हो गए स्कूल के, और कम से कम 2000 बच्चे आज तक हमारे जो फारिग हैं, जिनको एल्यूमिनी कहते हैं, फारिग तहसील एल्यूमिनी। 2000 बच्चों में से, चूंकि ये ऐसा स्कूल है, उनके इमोशनल अटैचमेंट है इस स्कूल के साथ। अच्छा। जहाँ वो पले पढ़े, उनको घर याद नहीं है, लेकिन उनका स्कूल याद है। अच्छा। उनको डॉक्टर साहब याद है कि कैसे रात को ये दवा देता था, उनको आंटी याद है कि कैसे वो नहलाती थी हमें। आज भी बच्चे हमें करगिल से आते हैं, जम्मू से आते हैं, सिर्फ आंटी से मिलने के लिए। अच्छा। जिस आंटी ने हमें नहलाया, कपड़े पहनाए, रात को इस्त्री करती थी, नाखून काटती थी। मेरे मिसेज वो 50 बच्चों की जो है 10 साल तक कपड़े लगाना, इस्त्री करना, उनको पहनाना, उनके नाखून साफ करना, नहलाना, ये रेगुलर काम, मैंने उनको ब्रिंग अप किया। तो इमोशनल अटैचमेंट है। हर हफ्ते तकरीबन संडे को तो छुट्टी मिलती है उनको, जो भी कहीं पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, हायर कॉलेजेस में कोई एम्प्लॉइज हैं। अभी मैं बाहर आपके पास आ रहा था तो मैं वहां रुका, मैंने ऐसे आपको फोन करना चाहा, कहाँ पे आपसे, तो एक बच्चा निकला स्टेट्स ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा आप कौन? बोला सर मैं मंजूर तांतरे, 2014 का जो है बैच आउट। आप यहाँ कहाँ? सर मुझे बताइए आप। वो मुझे यहाँ तक ले आया, ऊपर तक। अच्छा। और इमोशनल था, बाहर दरवाजे पे बैठा था अभी तक, तो कह रहा था सर आप, मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा, आप जाइए। इस तरह इमोशनल अटैचमेंट उनकी स्कूल के साथ है, अपने उस्तादों के साथ है, जिनके साथ 10 साल वो गुजारते हैं रात दिन। तो वो आ जाते हैं पलट के, हर दिन हमें जो है 2, 4, 6 बच्चे होते हैं मेहमान, गेस्ट्स, जो अब नौकरियां करते, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फॉरेन में है, कोई एडवोकेट है, कोई कुछ है, तो वो आ जाते हैं और अपने दोस्तों को भी साथ ले आते हैं। तो संडेज को स्पेशली वो आते हैं और उनको याद आता है हम अपने स्विमिंग पूल में जाके नहाएंगे। कहते हैं पंगा पड़ा आपको, डाउन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन रहती है, उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल। ये आप जानते हैं कश्मीर में एक ज़हनियत है, फितरत है। हालांकि वो इरिगेशन कैनाल है, उसने झूठ बोला कि उसमें कोई मतलब पीने का पानी, उससे ऊपर आधा किलोमीटर दूर फिल्ट्रेशन प्लांट है। अच्छा। वो ऊपर है। अच्छा। और नीचे इरिगेशन कैनाल है। अगर आप देखेंगे उस गाँव में कितनी गलाजत और गंदगी उसमें वो डालते हैं, 10-15 फिश फार्म उस पे है। तो हमारा टॉप है, और हमारी हाइजीन आके देख लीजिएगा वहाँ कितना साफ सुथरा, मतलब जो कोई घुसता है हमारे कैंपस में वो कहता वाह ये तो जन्नत
जन्नत है। सफाई के लिहाज से, सुथराई के लिहाज से, क्लीननेस के लिहाज से, ब्यूटी के लिहाज से, सजावट के लिहाज से, दैट्स अनपैरेलल्ड। नहीं, मुश्ताक साहब मुझे एक चीज बता दीजिएगा, आप इतने रोल तो 500 से ज्यादा होगा क्योंकि 300 ही रहते हैं इसमें, लेकिन फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा रहता है आपके स्कूल में? देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज तो हम फोकस नहीं कहेंगे। हम बच्चे को, जो मैंने आपको कहा कि अक्सर हमारे पास जो बच्चे आते हैं नॉटी, हाइपर एक्टिव, अच्छे बच्चे भी आते हैं जिनका कुछ उम्मीद होती है, अब एक बना है कि नहीं जी वहाँ माहौल अच्छा है, तो वहाँ पे बच्चे हर किस्म के आते हैं। लेकिन ज़्यादा आते हैं जो नाटे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, नहीं पढ़ते हैं, घर में तवज्जो नहीं देते हैं, फ़ोन एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, वो एडिक्शन है। तो ऐसे बच्चों में हम पहले तो जनरल कोशिश करते हैं उनको नॉर्मल पे लाने के लिए, फिर उनमें हम एप्टीट्यूड देखते हैं, क्योंकि रात दिन हमारे पास होते हैं, वार्डन उनके साथ सोता है। हर हाल में मैंने एक वार्डन रखा है, ऐसा नहीं कि 300 बच्चों पे एक वार्डन है, नहीं, हर हाल में 18-20 बच्चों पे एक वार्डन है, उनके साथ ही रात दिन सोता है और उसका नोट करता रहता है इस बच्चे की अट्रैक्शन क्या है, इसका एप्टीट्यूड क्या है, इसका टैलेंट क्या है। तो जिस बच्चे का जो टैलेंट होगा, जो हमें लगेगा ये डॉक्टर बनने के लायक, उसको वैसे ही गाइड करते हैं। जो लगेगा इसमें खुराफात है, ये इंजीनियर बनने के लायक है, ये नट बोल्ट वो इधर छेड़ कर, उसको वैसे ही डायरेक्शन देते हैं। कोई आर्टिस्ट नजर आता है, इसमें कोई आर्टिस्ट है, तो उसको वैसे ही कोशिश करते हैं गाइड करने की। तो अकॉर्डिंगली हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम गाइडेंस करते हैं, कोशिश करते हैं हम जितनी लिमिटेशन उसके मुताबिक आगे जाके उनका टैलेंट अपने आप निखरा। ये जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल, उनमें मामला ये रहता है कि मतलब जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे एक जगह रहते हैं तो उनके मसले रहते हैं, मतलब दारुल उलूम से भी ऐसी शिकायत आती रहती है, तो आप उन चीजों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो अक्सर दारुल उलूम हो या कोई बड़ा जो है इंस्टीट्यूशंस है, जैसे यहाँ नवोदय विद्यालय है या आपका सैनिक स्कूल है या कोई इंटरनेशनली जो होता है, उसमें एक फॉल्ट है जो मैंने करेक्ट किया है। उसमें ये है कि 200-300 बच्चे हैं हॉस्टल में, उस पे एक वार्डन है या 2 वार्डन है, उनका कोने में एक रूम है, वो एक राउंड मार के चला जाता है, बच्चों को कहता है जाके सो जाओ। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, वो खुराफात करते हैं, गलत एक्टिविटीज करते हैं, उसमें निगरानी, बहुत कुछ होता है। उसका मैंने क्या सा जवाब निकाला कि नहीं जी, हमें 18 या 15 या 18 बच्चे एक वार्ड में है, एक इसमें डोरमेट्री में है, तो उसमें एक वार्डन वहीं पे रखा है। यानी अगर हमें 16 जो है डोरमेट्रीज हैं तो 16 वार्डन है उसमें। जो उनके साथ सोता है, उनके साथ बिठता है, रात को एक्टिविटीज वॉच करता है, किसी को बाथरूम जाना होगा उसको साथ लेके जाएगा, वो नजर रखेगा, ये बाथरूम से वापस आया, ठीक आया, बाहिफाजत। और यही फीमेल सेक्शन का, यही फीमेल सेक्शन में भी इसी तरह हर हाल में एक वार्डन, बिल्कुल क्लोज वॉच में। मुश्ताक साहब, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम मुलाकात करते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर बात आगे बढ़ाएंगे। तो मुश्ताक साहब, ये मुझे बता दीजिएगा, जो आपका तजुर्बा है अभी, तो क्या आप कश्मीर जो है इसके बारे में हमेशा से ये बात कही जा रही है कि ये 2 चीज़ों में गैर मामूली हैसियत रखता है। एक ये कंप्यूटर रिलेटेड आईटी जो है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारा मौसम वैसा है, हमारा कुछ ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, कुछ ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो कहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड जो भी होता है उसके लिए मौजूद है। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन के लिए हम शारदा पेठ से शुरू करें तो ये तो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, मतलब हमारा इसमें बड़ा रिच है। तो आपको क्या मशवरा देंगे लोगों को जो नए स्कूल खोलना चाहें कि दे शुड थिंक अबाउट रेजिडेंशियल स्कूल्स? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, चिराग जितने होंगे उतनी रोशनी फैलेगी। तो हम चाहते हैं कि लोग करें, जुर्रत करें, हिम्मत करें, कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो। तो जॉब टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। जब हम कर पाए, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक डेडिकेशन, खुलूसी नियत होना चाहिए कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए करना है। अगर किसी ने टारगेट रखा कि पैसा कमाना है, ऐश करना है,
तो फिर नामुमकिन है। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, डेडिकेशन के साथ लोग आए फील्ड में, इसकी ज़रूरत है। जैसे आपने फरमाया कि पोटेंशियल है कश्मीर में, मौसम यहाँ का ठीक है, हम कंप्यूटर एजुकेशन में एडवांस हो सकते हैं, और फ्यूचर कंप्यूटर का है, इस वक्त आईटी का है, एआई का है। आप पढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, लेकिन मैं एतराफ़ करता हूँ कि उतने अच्छे टीचर हमें नहीं मिलते हैं। ये हम मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है मेरे अपने लिहाज से, दूसरे के लिए हो, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि उस लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि हम अपग्रेड करके अच्छे, लेकिन उसमें कहतुर रिजाल है, आदमी नहीं मिलते हैं जो इतना टाइम सेक्रीफाइस करें, दे पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करें। इस फील्ड में हमें कम मिलते हैं अभी, लेकिन ज़रूरत है इसकी। मुश्ताक साहब, इस कन्वर्सेशन के कंक्लूजन में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप वालिदैन ने आप पर भरोसा किया, 300 बच्चे दे दिए, जिनकी कफ़ालत भी आप, लिटरली कफ़ालत भी, परवरिश भी, पढ़ाई भी आप ही करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उनको जंगल में ले लिया, जंगल में पढ़ाया, और जो बाकी दुनिया, जो इकोसिस्टम है, उससे वो कट करके रह गए? आप क्या करते हैं उनको उस दुनिया से कनेक्ट रखने के लिए, जिस दुनिया में उनको इवेंचुअली सर्व करना है? हाँ, एग्जैक्टली। उसमें ये कि हम बिल्कुल कट करके नहीं रखते हैं। जैसे उनको एंटरटेनमेंट के लिए इंफॉर्मेशन, टीवी, कंप्यूटर भी अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है 24 घंटे। उसके बाद हम उनको टीवी वगैरह रोज़ दिखाते हैं, ताकि वो बाहर से की दुनिया से भी इन टच रहें। और हम यूजुअली ऑल इंडिया टूर्स पे बच्चों को लेते रहे एक महीने के लिए विंटर्स में। उसमें सारी रियासतों में 17 रियासतें हम कवर करते रहे हैं। इल्ला ये कुछ पिछले माहौल 19 के बाद थोड़ा सा 17 रियासतें आप एक टूर में कवर करते हैं? जी, हमने कई बार 17 रियासतें जो है कवर कर ली, और उनको वाइड एक्सपोजर देने की कोशिश की है हमेशा इंशाल्लाह। और बाकी जो मैंने कहा टीवी वगैरह, या हम गेस्ट इनवाइटीज करते हैं, आईटी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टरी में हो, यूजुअली हमारे गेस्ट्स होते हैं, इसलिए हमने गेस्ट रूम भी बनाया है। बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट आते हैं, बड़े बड़े जो है लोग आते हैं, उनसे इंटरेक्शन कराते हैं बच्चों को रोज के मामूल। ये रोजाना रूटीन है, ये हर हफ्ते में कोई ना कोई अच्छा गेस्ट आता है और बच्चों से इंटरेक्शन करके उनको एक्सपोजर देने की कोशिश करता है, गाइडेंस देने की कोशिश करता है। ये हमारी कोशिश जारी रहती है, और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाके नुमायां रहते हैं। जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, दे आर वोकल, दे आर एक्टिव, दे आर डिसिप्लिन। दूर से नजर आता है ये स्कॉलर्स से पढ़ा हुआ है। तो खैर नाज़रीन, ये रहे मुश्ताक साहब, और ये रही इनकी कहानी। इन्होंने कश्मीर में एक ही रेजिडेंशियल स्कूल है, एक ही बोर्डिंग स्कूल है प्राइवेट सेक्टर में, वो इनका है, और इनके तजुर्बात आपके सामने उन्होंने खुद बयान किए। और हमें उम्मीद ये है कि इनकी जो कहानी है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इस पर आप कमेंट करें, इनसे एग्री करें, इनसे डिसएग्री करें, इनसे मशवरे मांगे, इनकी मुखालफत करें, उसमें भी कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि कुछ मुखालफत करने लायक कुछ हो। तो एक डिबेट, मकसद ये है कि एजुकेशन फंडामेंटल है। खाने के बाद दूसरी बड़ी एक्टिविटी जो लाइफ की है वो एजुकेशन की होती है, और ये सीरीज का मकसद ही यही है कि एजुकेशन पर एक पॉजिटिव डिबेट हो। और ये शुरुआत हम प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि हम जो पब्लिक सेक्टर का हमारा एजुकेशनल सेटअप है उस पर भी बात करेंगे। उसके लिए भी मखसूस लोगों को दावत देंगे इस पर बात करने की, इसके नशीब फराज देखने की। तो खैर, आज की इस कड़ी में मुश्ताक साहब के साथ जो हमने मुलाकात की, आप इसको इसी पर इख्तिताम करेंगे। हम मुश्ताक साहब आपके बड़े मशकूर हैं, और आपके भी मशकूर हैं कि आपने हमारी ये कन्वर्सेशन, उसके लिए वक्त दे दिया। हम आपके राय और आपके कमेंट्स के मुंतज़र रहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया।